ये जो तुम इंसान देख रहे हो इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। इसका पेट ज्वालामुखी। बताता हूँ कैसे। देखो ये है मिशेल लोटिटो। बचपन में इन्होंने गलती से कांच खा लिया था और कांच खा के इन्हें तो मजा ही आ गया। तब इन्हें पता चला कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी। तो फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहा भी खा के देखा, वो भी इनके शरीर में डाइजेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने पता लगाया तो पता चला कि इन्हें एक रेयर कंडीशन पी का है, मतलब इनका पेट काफी मोटा है नॉर्मल इंसान के कंपेरिजन में, और पेट के एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कुछ भी पचा सकते हैं। फिर क्या भाई साहब, बल्ब, ब्लेड, ग्लास, स्क्रू ये तो चलते फिरते खा जाते थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 18 साइकिल, 15 ट्रॉली, 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी खा लिए। और फिर इन्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना एरोप्लेन खा लिया जाए, मजा ही आ जाएगा। भाई साहब ये पूरा एरोप्लेन खा गए तोड़ तोड़ के। 2 साल के अंदर तो पूरा प्लेन चट कर दिया। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें सबसे अजीबोगरीब चीजें खाने का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी, ये उसे भी खा गए भाई साहब। फिर उन्होंने नया अवार्ड बना के दिया जिसपे लिखा भैया प्लीज इसे मत खाना। क्या तुमने सोचा ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद सुसु पोटी कैसे करते होंगे? मतलब नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर सकते होंगे ना, क्योंकि सोचो तुमने अपना काम तमाम किया, अब वो माल स्पेस में तैर रहा है, किसी के मुंह पे भी। खैर देखो, स्पेस में नंबर 1 नंबर 2 करने के लिए 2 अलग अलग तरीके होते हैं। अब नंबर 2 करने के लिए एस्ट्रोनॉट के पास होती है टाइटेनियम की सीट। तो जैसे ही तुम सीट पे बैठोगे नीचे अपने पाँव को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि सोचो बम गिराते गिराते थोड़ी सी हवा निकल गई तो तुम तो लॉन्च हो जाओगे। अब वहाँ सीट पे एक पॉलिथीन बंदी होती है जिसमें सारा माल इकट्ठा होता है। तुम्हारा काम होने के बाद तुम इसे खोल के वैक्यूम सील करके अंदर धकेल देते हो और आगे आने वाले के लिए नई पॉलिथीन लगा देते हो। ये सारा का सारा माल एक कंटेनर में इकट्ठा होता है ताकि बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब बात करते हैं नंबर 1 की। इसके लिए एक पाइप होता है जिसे चालू करते ही ये वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने अंदर हवा खींचता है, ताकि जब तुम नंबर 1 का आनंद ले रहे हो तुम्हें ये टेंशन ना हो कि ये चीज बाहर निकल के तैरने न लग जाए। वैसे सुसु भी इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे रिसाइकल करके वापस पीने लायक पानी में बदल दिया जाए और एस्ट्रोनॉट उसे पी सकें। क्या तुमने सोचा आदमी टाइम के साथ साथ गंजे क्यों होते जाते हैं, और ये अन्याय सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? तुमने आमतौर पर कभी कोई गंजी आंटी देखी? नहीं। देखो तुमने भी ये तो नोटिस किया होगा कि जब बाल टूटने लगते हैं तो पहले तो वो साइड से गायब होते हैं, फिर ऊपर से, पीछे से, और धीरे धीरे एक शानदार चमकता हुआ चांद निकल के आता है। इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बोल्डनेस बोलते हैं। अब हमारे शरीर में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो फीमेल्स में भी होता है पर ना के बराबर। अब मेल में ये हार्मोन मेल की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब वो बोलते हैं ना मर्द मर्दानगी, वो मर्दानगी यही हार्मोन लाता है। अब ये एक जनरल हार्मोन है तो इसका एक सुपर पावर एडवांस वर्जन भी है जिसे DHT हार्मोन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होना चाहेगा, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है हमारी ग्रोथ और ज्यादा अच्छे से होती है। पर इसका एक नुकसान भी है, ये DHT हार्मोन बालों की जड़ों पर अटैक करता है जिससे बाल टूटने लग जाते हैं। अब जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होगा उतनी जल्दी उतना ज्यादा सुंदर चमकता हुआ तुम्हारा चांद होगा। शुक्र मनाओ तुम्हारा स्कूल ऐसा नहीं है, क्योंकि इस स्कूल को देखने के बाद तो तुम्हें अपना स्कूल जन्नत लगेगा। देखो यह है चाइना का जियोशुन प्राइमरी स्कूल। यहाँ बच्चों के सर पे एक डिवाइस लगा दिया जाता है और ये डिवाइस ब्रेन के सिग्नल को पकड़ता है और फिर AI की मदद से एक रिपोर्ट बनाता है। अगर तुम्हारी डिवाइस में व्हाइट लाइट है मतलब तुम ऑफलाइन हो, ब्लू है मतलब आराम कर रहे हो, येलो मतलब फोकस हो, और रेड मतलब सुपर फोकस हो। ये रिपोर्ट सीधा टीचर के पास जाती है और वो पता लगा सकता है क्लास में कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं। और ये ही नहीं, ये रिपोर्ट सीधा मम्मी पापा को भी जाती है। एक जगह से पिटोगे अच्छा थोड़ी लगेगा, दोनों जगह से पिटने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग रोबोट्स और बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं जो बच्चों के चेहरे, एक्सप्रेशन, उनकी हेल्थ वगैरह सब ठीक है कि नहीं ये देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्लास में कितनी बार उबासी ली। और ये रिपोर्ट भी मम्मी पापा को जाएगी। पिटने का एक छोटा सा मौका भी नहीं छूटना चाहिए। तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्यों गुटखा तंबाकू इतना बुरा होने के बावजूद भी लोग इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि छोड़ते ही सर दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अब इसी एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से उस इंसान के दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है और फिर वो वापस घूम फिर के गुटखा तंबाकू की तरफ चला जाता है, जिससे कैंसर हो सकता है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर ये सब तब है जब तुम्हें पता ही ना हो कि गुटखा तंबाकू छोड़ने का सही तरीका क्या है। अगर सही तरीके से छोड़ोगे तो तब मजे ही मजे है, क्योंकि छोड़ने के बाद तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हारे मुंह का टेस्ट बेटर हो जाएगा, लगभग 3 महीने में तुम्हारा एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, तुम्हारी स्किन हेल्दी नजर आने लगेगी, और सिर्फ 1 साल के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क आधा हो जाएगा। कुछ ही सालों में तुम्हें कैंसर होने के चांसेस भी 50 से 70% कम हो जाएंगे। तुम्हारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करने लगेगा और तुम अपनी जिंदगी में काफी साल ऐड कर चुके होंगे।
नहीं तो पहले टपक चुके होते, इसीलिए हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, थूथू करने में भी नहीं है। अब ताकि तुम गुटखा तंबाकू अच्छे से छोड़ पाओ, इसमें तुम्हारी मदद करेगा राइज निकोटिन गम, क्योंकि अब तो WHO ने भी 2 mg निकोटिन गम अप्रूव कर दी है। भाई ये राइज निकोटिन गम पान और सौंफ जैसे फ्लेवर्स में आती है, जिससे टेस्ट और फीलिंग तो बिल्कुल गुटखा तंबाकू जैसी मिलती है, पर ये नुकसान नहीं पहुंचाती और इनकी लत छुड़ाने में मदद करती है। अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा लोग राइज के तंबाकू मुक्त भारत मिशन में जुड़ चुके हैं। तुम राइज को इनकी वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो। तो तुम भी तंबाकू छोड़ो, जिंदगी चुनो। अगर तुम भी केचप यानी सॉस खाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मुबारक हो, तुम बहुत ही जल्दी टपकने वाले हो। बताता हूँ कैसे। देखो ये केचप हमारी जिंदगी में हर जगह घुस चुका है। बाहर का खाना, अंदर का खाना, ऊपर नीचे सब जगह ठूसने वाली चीजों के साथ केचप आ ही जाता है। तो देखते हैं ये बनता किन चीजों से। जनरली केचप में पानी, टोमेटो पेस्ट, शुगर, थिकनर्स, विनेगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। टोमेटो पेस्ट यानी टमाटर, जिसमें विटामिन C होता है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अब ये जो थिकनर्स होते हैं, इसी से सॉस को गाढ़ा किया जाता है। टमाटर की वजह से गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि टोमेटो पेस्ट तो खुद केवल 20% होता है पूरे केचप में। ये थिकनर्स डाइजेशन प्रॉब्लम और एलर्जी वगैरह कर सकते हैं। विनेगर बोन डैमेज और किडनी डैमेज कर सकता है। पर मेन चीज है ये प्रिजर्वेटिव्स, जो ज्यादातर केचप में सोडियम बेंजोएट होता है। अब सोडियम बेंजोएट कोई दिक्कत नहीं है, पर रिसर्च कहती है कि जब इस सोडियम बेंजोएट को विटामिन C के साथ मिलाया जाता है तो ये कार्सिनोजन बन जाता है, मतलब कैंसर। और विटामिन C किसमें होता है? टमाटर में। अब बोलो भैया सॉस डाल दो, सॉस भैया सॉस डाल दो। तुमने इंसान में कोई और दर्द देखा हो या ना देखा हो, पर एक दर्द जरूर देखा होगा, आए मेरी कमर। ये कमर सबके ही दर्द हो रही है, क्यों? देखो जब हम बंदर थे तो 4 पैरों पर चला करते थे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी और सबसे बड़ी बात, उस रीढ़ की हड्डी के सपोर्ट के लिए 4 पैर थे, जिससे वो एकदम बैलेंस थी। पर कई सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का ये मानना है कि हमारा इवोल्यूशन काफी ज्यादा जल्दी हो गया। हमारी रीढ़ की हड्डी को डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिला। अभी हमारी रीढ़ की हड्डी इस लायक नहीं थी कि वो अपने भारी भरकम सर का वजन झेल सके। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मछली से बंदर तक का हमारा इवोल्यूशन 400 मिलियन सालों में हुआ है, पर बंदर से इंसान यानी 4 पैरों से 2 पैरों तक का इवोल्यूशन केवल 30 मिलियन सालों में हुआ है। जैसे तो किसी ने बोला हो, बे बहुत धीरे चल रहा है इवोल्यूशन, तेज करो। अब ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे सर का वजन उठा सके, वो ऐसे घूम गई, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बन गए जहां फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे नीचे वाली वो जगह जो ज्यादातर सबके दर्द होती है, क्योंकि पूरा लोड इस पे आया हुआ है। और आज भी तुम नोटिस करो तो नेचर में ज्यादातर जानवर ऐसे ही हैं, सीधे खड़े होके नहीं चलते। तो तुम भी 4 पैरों पे चला करो। हाँ भले ही खाना ऐसे खाना पड़ जाए। आपकी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा, गाड़ी, सोना? नहीं, आपकी सबसे कीमती चीज है आपका सिग्नेचर। हर डॉक्यूमेंट, हर डील, हर एग्रीमेंट को फाइनल करता है बस एक साइन। पर इमेजिन करो अगर आप दिल्ली में हो और आपका क्लाइंट मुंबई में है या किसी दूसरी कंट्री में है, तो आपको पहले डॉक्यूमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, फिर साइन करके स्कैन करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट को अलग से भेजना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से एक साइन हो पाएगा। और अगर क्लाइंट से साइन करवाना हो तो वो इतनी झंझट देख के भागी जाएगा। इसी का सोल्यूशन है उडू साइन ऐप, जो कि उडू के कई सारे बिजनेस मैनेजमेंट एप्स में से एक है। इसके जरिए आप कुछ ही सेकंड्स में साइन कर भी सकते हो और क्लाइंट से करवा भी सकते हो। बस सबसे पहले आप उडू साइन ऐप पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, साइन कौन करेगा उनकी डिटेल्स डाल दो, फिर जो भी फील्ड्स चाहिए उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और यहाँ से रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। देन सेंड कर दो, डॉक्यूमेंट क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब क्लाइंट इसे एक क्लिक पर ऑटोमेटिक साइन कर सकता है, या साइन ड्रॉ कर सकता है, या फोटो अपलोड करके कुछ ही सेकंड्स में साइन कर सकता है। ये लीगली भी वैलिड है और सबको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मेल हो जाता है। और ऐसे ही आजकल डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटली मेंटेन हो जाते हैं। उडू पर फर्स्ट ऐप बिल्कुल फ्री है, तो मेरे बायो के लिंक से ट्राई करो उडू साइन ऐप। हमारे सोलर सिस्टम में कोई बाहर से घुस आया है और ये मेहमान करोड़ों अरबों साल से ट्रेवल करके इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचा है, जिसका नाम रखा है 3i एटलस, क्योंकि ये आज तक का ऐसा सिर्फ तीसरा कंफर्म्ड ऑब्जेक्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। नासा के अनुमान से इसका साइज 5.5 किलोमीटर है और स्पीड है 2,09,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब गोली की कोई इज्जत नहीं है इसके सामने। ये एक कॉमेट है, निकल, चट्टान और बर्फ से बना, जैसे किसी एलियन के फ्रीजर से निकला हो। और सबसे क्रेजी बात, ये 7 अरब साल पुराना है, मतलब हमारी दुनिया, चांद, सूरज जब बने भी नहीं थे तब से ये 3i आसमान में भटक रहा है। और नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में ये हमारी दुनिया के सबसे करीब 270 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। लेकिन याद रखना, एक बार गुजरने के बाद ये कयामत तक भी दोबारा नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको दिख जाऊंगा
दूंगा अगर सब्सक्राइब दबाओगे तो। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ मनी हाइस्ट। 19 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे सुबह वर्कर की ड्रेस पहनकर 4 लोगों ने ट्रक लगा दिया मोनालिसा के घर के बाहर, मतलब पेरिस के लूव्र म्यूजियम पर, जहां अपनी मोनालिसा रहती है। फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ के मासूमियत से दिन दिहाड़े खिड़की काटी इकलौते हथियार ग्राइंडर से। फिर अंदर घुसने के बाद आराम से ज्वेलरी केस काटे इकलौते ग्राइंडर से, और सिक्योरिटी गार्ड को भी डराया इकलौते ग्राइंडर से, हट जा, हाथ हटा ले, निकल जाएगा। और फिर 900 करोड़ की बेशकीमती ज्वेलरीज चुरा ली। एनीवेज टोटल 8 आइटम्स चुराए, और एक ताज था जिसमें 1400 हीरे लगे हुए थे, जिसे वो जल्दबाजी में गिरा गए। यार हट। लेकिन सिर्फ 7 मिनट में चोरी करके चारों मेरे उस्ताद भाग गए। मतलब एक ग्राइंडर से 900 करोड़। ब्लिंकिट मारिए जरा। आखिर इस पानी में आग कैसे जल रही है? और इस आदमी की मस्ती तो देखो, जलते हुए पानी में नहा रहा है। लेकिन यहाँ जाकर आपके अंदर भी मस्ती आ सकती है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। दरअसल ये जगह रशिया के विलेज बेलिट्जी में है, जहाँ जमीन के नीचे से निकलने वाले पानी के साथ कुछ फ्लेमेबल गैसेस मिक्स होकर आती हैं बुलबुले के रूप में। फिर जैसे ही कोई इसके पास लाइटर लाता है तो गैस आग पकड़ लेती है, लेकिन पानी नहीं जलता। तो कमेंट करो कौन कौन मेरे साथ रशिया चल रहा है। बहुत खतरनाक नेटफ्लिक्स की सीरीज बनने वाली है इस कॉकरोच की, इस छोटे से एमरल्ड वास्प के हाथों। हाँ, डंक घुसेड़ के तो पैरालाइज कर दिया। अभी तो इसके दिमाग में एक और डंक मारेगा। ये देखो, मार दिया। मैंने तो पहले ही देख लिया था, क्योंकि मैं तो फ्यूचर देख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और बताऊं, अब ये कॉकरोच सुस्त हो जाएगा। देखो, हो गया। फिर ये वास्प इसका एंटीना पकड़ के कुत्ते की तरह घसीटते हुए इसे लोकेशन पर लेके जाएगा और इसकी टांग पे अंडा दे देगा। 2 दिन बाद अंडे से लार्वा बाहर निकल के कॉकरोच की लात का जूस पीते पीते अंदर पेट तक चला जाएगा। फिर धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन खाएगा और कॉकरोच को मौत की नींद सुला देगा। फिर बड़ा होकर बाहर निकलेगा। देखो, निकल गया दूसरे कॉकरोच की सीरीज बनाने। आज मैं इन लेंसकार्ट वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने लाऊंगा। भाई, हुआ ये कि दिन भर कंप्यूटर पे काम कर करके और मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई कर करके मुझे अपनी आंखों में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मेरे नौकर जैसे भाई ने बताया कि लेंसकार्ट पे फ्री में आई चेकअप हो जाता है। तो मैं चला गया लेंसकार्ट, क्योंकि फ्री चीजों का फायदा उठाना हमारी खानदानी परंपरा है। अब यहाँ पहुँचते ही मेरे दिमाग की तो डिंग हो गई। मैं शॉक हो गया, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर ऑप्टोमेट्रिस्ट अवेलेबल थे मुझे कंसल्ट करने के लिए, फिजिकली नहीं वर्चुअली। पर मुझे अपनी आंखों का नंबर ही नहीं, अपनी आंखों के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी थी कि आखिर ये आंखों में दिक्कत आई कैसे, क्योंकि मैं तो बहुत ही सीधा साधा बच्चा हूँ जो मोबाइल और टीवी से काफी दूर रहता है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी आंखों के बारे में कई सारी चीजें बताई। तभी उन्होंने एक मस्त प्रोफेशनल रिपोर्ट बना के दी, ताकि मुझे अच्छे से अपनी आंखों के बारे में समझ आ जाए। वैसे मजाक एक साइड, लेंसकार्ट की ये नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसमें तुम डायरेक्ट एक प्रोफेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट से बात कर सकते हो, वो भी फ्री में, काफी कमाल की है। तो तुम भी एक बार जरूर ट्राई करके देखो। न लंबी लाइन में लगने का झंझट, ना ही घंटों पहले अपॉइंटमेंट लेना। मैं चलता हूँ, आज मेरा पिटने का दिन है, क्योंकि मेरा नंबर काफी बढ़ चुका है। 98 साल से लगातार ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये दुनिया का सबसे स्लो एक्सपेरिमेंट है, जिसकी एक बूंद 10 साल में गिरती है। साल 1927 में ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स प्रोफेसर थॉमस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि पिच यानी कि तारकोल जो हथौड़े से ग्लास की तरह टूट जाता है, ये एक्चुअल में ठोस नहीं बल्कि पानी जैसा लिक्विड है। तो थॉमस ने तारकोल पिघलाकर एक फनल में डाल दिया। 3 साल तक ठंडा होने के बाद जब नीचे से कुप्पी का तना काटा तो इसकी पहली बूंद 8 साल बाद टपकी, फिर दूसरी बूंद 9 साल बाद टपकी और तीसरी बूंद से पहले प्रोफेसर ही टप। लेकिन एक्सपेरिमेंट चलता रहा और अब तक सिर्फ 9 बूंद टपकी है 95 साल में। यानी कि ताऊ ने साबित कर ही दिया कि तारकोल लिक्विड है, बस पानी से 100 अरब गुना ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा। अगर तुम भी दिन भर कुछ नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हो, तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो। बताता हूँ कैसे। देखो, कई सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्टों ने काफी समय तक एक रिसर्च की कि क्या होता है जब कोई इंसान कुछ नहीं करता, और सामने आया कि कुछ भी नहीं करने से हमारा फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये तो बढ़िया हो गया जी, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं करता। पर कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई काम, क्योंकि हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो कुछ नहीं करने से वो रीसेट हो जाता है, आलतू फालतू सारे थॉट्स हट जाते हैं। तुमने जो रीलें देख देख के अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा किया है, सब हट जाता है और दिमाग डिटॉक्स हो जाता है, जिससे फोकस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई साहब, दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाता है। मेंटल एनर्जी अब 100% रेडी होती है काम करने के लिए। मतलब ये थोड़ा मेडिटेशन जैसा हो गया। तो तुमसे कोई बोले कि यार तू कुछ भी नहीं कर रहा यार, तो बोलो नहीं, मैं अपने दिमाग की शक्तियां बढ़ा रहा हूं, तू नहीं समझेगा। तुमने भी ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि जब हमारी सरकार के पास ही नोट छापने की मशीन है, तो वो अनलिमिटेड पैसा छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देते। हाँ, ये सरकार चाहती नहीं है हम अमीर बने।
देखो, मान लो एक देश में 5 लोग रहते हैं, किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास 10, किसी के पास 20, 5, 1 रुपए। अब एक दुकान है जिसमें 10 रुपए का एक आलू मिलता है। अब जिसको जितने आलू चाहिए होंगे वो ले लेगा, और जो नहीं ले सकता या जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। अब मान लो किसी दिन सरकार ने सोचा कि क्यों ना सबको अमीर बना दिया जाए, मजा ही आ जाएगा। तो सरकार ने सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिए। अब सब अमीर हो गए, मतलब अब सब आलू खरीदेंगे और भर भर के खरीदेंगे। पर आलू की क्वांटिटी, आलू का प्रोडक्शन, उसकी सप्लाई तो वही है, वो थोड़ी बड़ी है। इससे मार्केट में आलू की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे उस आलू की कीमत इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। नहीं समझ में आया ना? अच्छे से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें ये पानी की बोतल बेचनी है, तुमने इसकी कीमत लगाई 10 रुपए, तो 1000 लोग आ गए खरीदने। अब तुम 1000 के 1000 लोगों को तो बोतल नहीं दे सकते, तो तुमने बोतल की कीमत बढ़ा के कर दी 500 रुपए। अब बचे केवल 10 लोग, फिर तुमने कीमत कर दी 1000 रुपए। अब बचा केवल एक इंसान, तुम ये बोतल उसे दोगे। तो अब जैसे बोतल की कीमत बढ़ी, वैसे ही आलू की कीमत भी बढ़ी, और एक टाइम के बाद एक आलू की कीमत लाखों रुपए हो जाएगी। मतलब जब पहले पैसा यहाँ था तो कीमत यहाँ थी, पैसा यहाँ हुआ तो कीमत यहाँ हो गई। बात तो बराबर ही हुई। सबको अमीर बना दिया, मतलब किसी को अमीर नहीं बनाया। ये जो आप स्क्रीन पर पीला कलर देख रहे हो, ये पीला नहीं है, तो क्या ये नीला है? भाई। देखो मेरे हाथ में जो ये निमुड़ा है, इसमें से पीली लाइट निकल रही है, जिसे ये मेरी आंखों में फेंक के मार रहा है। इसीलिए ये मुझे सामने से असली पीला दिख रहा है, लेकिन आपको ये झूठा नकली पीला दिख रहा है, क्योंकि आप मेरी ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो और आपकी स्क्रीन से कोई पीली लाइट नहीं निकल रही। डिस्प्ले सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट फेंकती है, यानी कि मोबाइल तुम्हारे दिमाग को पागल बनाकर इसे पीला दिखा रहा है। इसे अभी तोड़ो। एनीवेज, पहले इसकी वजह समझो। हमारी आंख में है 3 कोन सेल्स। पहला लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि रेड लाइट के लिए, दूसरा मीडियम ग्रीन लाइट के लिए, तीसरा छोटा ब्लू लाइट के लिए। पीले के लिए कुछ नहीं है। तो जब कोई पीली चीज सामने आती है तो हमारे रेड और ग्रीन कोन को जगा देती है, ब्लू बंद रहता है, जिससे हमारा दिमाग समझ जाता है कि ये पीला है। यानी कि अगर रेड और ग्रीन कलर तुम्हें एक साथ दिखाए जाएं, तो तुम्हारे रेड और ग्रीन कोन जग जाएंगे, तो तुम्हें पीला दिखेगा। और यही तुम्हारे फोन की स्क्रीन कर रही है। अब तोड़ दो। इस बंदे ने सच में इनफाइनाइट फूड ग्लिच बना दिया। देखो, ये जाल में एक खास खुशबू छोड़ता है जो इन कीड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। धीरे धीरे दर्जनों कीड़े ऊपर चढ़ते जाते हैं और कुछ घंटों में ही पूरा जाल भर जाता है। अब इन कीड़ों को वो फेंकता नहीं, बल्कि अपनी मुर्गियों को खिलाता है, क्योंकि ये बीटल्स प्रोटीन से भरे होते हैं और इनसे मुर्गियों को जबरदस्त ताकत मिलती है। मतलब अब ये बंदा ना तो दाना खरीदता है और ना ही इसे अंडों की कमी होती है, क्योंकि जब मुर्गियाँ हाई प्रोटीन वाली बीटल्स खाती हैं तो वैसे ही हेल्दी और टेस्टी एग्स भी देती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ गायों के पेट में छोटे छेद क्यों किए जाते हैं? देखो, गाय पोर्टेबल गैस स्टोव जैसी होती हैं। अगर उनके पेट में मीथेन का बिल्डअप हो जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कभी कभी उनके पेट में छेद बनाया जाता है ताकि गैस तुरंत बाहर निकले और गाय बच जाए। कुछ किसानों के लिए ये छेद हमेशा एक्सेसिबल रखा जाता है, खासकर उन गायों में जिन्हें लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा ये पोर्ट होल्स वैज्ञानिकों को भी मदद करते हैं। इनसे वो गाय के पेट में जाकर देख सकते हैं कि खाना कैसे पचता है, ताकि उनकी डाइट बेहतर बनाई जा सके, दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सके और खासकर गायों को ब्लोटेड होकर मरने से बचाया जा सके। ये जेलीफिश कभी मर ही नहीं सकती। हाँ, सही सुना, ये प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। शुरुआत में ये बस एक अंडा होती है, फिर समुद्र की गहराई से चिपककर एक अजीब सी विगली चीज बन जाती है जिसे कहते हैं पॉलिप, और फिर वही पॉलिप छोटे छोटे जेलीफिश बेबीज निकालता है जो बड़े होकर आखिर में मर जाते हैं। मतलब नॉर्मल जेलीफिश की लाइफ बस ऐसे ही बोरिंग सी होती है, लेकिन इमॉर्टल जेलीफिश वो तो नियम ही तोड़ देती है। जब उसे चोट लगती है या खाना नहीं मिलता तो ये सोचती है, चलो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का समय आ गया, और खुद को उल्टा बढ़ाना शुरू कर देती है, जिसमें ये सबसे पहले सिस्ट बनती है, फिर वापस पॉली, मतलब लिटरली फिर से बच्चा बन जाती है। और ये साइकिल ऐसे ही बार बार रिपीट करती रहती है। मतलब थियोरेटिकली ये कभी मरती नहीं। कहते हैं अगर आप बिस्तर पर कूदते हुए सीलिंग फैन से टकरा जाते हो तो उससे आपका सिर भी कट सकता है। सुनने में ही भयानक लगता है, लेकिन क्या सच में सीलिंग फैन मौत का कारण बन सकता है? मिथबस्टर्स ने इसका पता लगाने का फैसला किया। शुरुआत की उन्होंने एक साधारण घर के फैन से, वो वुडन ब्लेड्स वाला जो आम घरों में होता है। दिखने में तो हार्मलेस था, लेकिन असली टेस्ट के लिए उन्होंने बैलिस्टिक जेल और पॉलीमर से इंसानी सिर जैसा रेप्लिका बनाया। पहले टेस्ट में उन्होंने वर्टिकल स्ट्राइक की, यानी सिर सीधे स्पिनिंग ब्लेड्स में ऊपर उठा दिया गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। रेप्लिका बिल्कुल सुरक्षित था और वुडन ब्लेड्स टूट गए। फिर सिर को हॉरिजॉन्टली लाया गया और नतीजा वही, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब बारी थी मेटल फैन की, जो कि ज्यादा पावर के होते हैं। और जब रेप्लिका हेड को फैन से स्ट्राइक किया गया तो फैन ने रेप्लिका स्कल को क्रश कर दिया, यानी सीधा मौत। और हॉरिजॉन्टल हिट में मेटल ब्लेड्स ने नेक में गहरा कट कर दिया। फेक आर्टरीज कट गए। सिर तो नहीं गया, लेकिन चोट बहुत ही डेडली थी। इसीलिए बिस्तर पर कूदते हुए फैन के पास कभी भी जंप मत करना। सोचो
सोचो अगर पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक अकेले इंसान बचे हो तो क्या होगा। भाई साहब, पूरी दुनिया का पैसा, गाड़ी, बंगले सब तुम्हारे। तुम जो खाना चाहो, जितना खाना चाहो खा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो, क्योंकि सब तुम्हारा है। खुशी तो देखो मुन्ना की। पर रुको जरा, जैसे ही दुनिया के सारे इंसान गायब हो जाएंगे तुम्हें छोड़ के, जितने भी प्लेन वगैरह उड़ रहे होंगे क्रैश होने लगेंगे और उनकी वजह से जगह जगह आग लग जाएगी। लगभग 1 हफ्ते तक बिजली आती रहेगी, उसके बाद सब जगह अंधेरा। कुछ हफ्तों में जितनी भी फैक्ट्रीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बिना इंसानों की देख रेख के बंद होने लगेंगे और ब्लास्ट होने लगेंगे। उनके आसपास सब जगह जहरीली गैसेस और केमिकल्स फैल जाएंगे। तो तुम्हें शहर से काफी दूर जाना होगा। ये अच्छी बात है कि तुम्हें कपड़ों की और रहने की जगह की कभी कमी नहीं पड़ेगी, पर काफी सारा खाना खराब हो चुका होगा। तो तुम या तो शिकार करो या पैकेट फूड खाओ जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता। और काफी सारी पानी की बोतल्स अपने साथ रखो। धरती के आसपास जितनी भी सैटेलाइट्स उड़ रही हैं वो सारी क्रैश होने लगेंगी। शहर धीरे धीरे जंगल में बदलने लगेगा और तुम्हें जंगली जानवरों से भी बच के रहना होगा। कोई पानी को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो बाढ़ भी आ सकती है। बाकी सब ठीक है, धीरे धीरे जानवरों की भाषा सीख लेना, भोबो चूचू मैं। वैसे तुम क्या करोगे अगर ऐसा हुआ तो? अगर तुम्हें भी दिन में 1 से 5 के बीच में भयंकर नींद आती है तो तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। बताता हूँ क्यों। देखो, दोपहर के समय हमें नींद आना एकदम नॉर्मल सी चीज है, तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जो देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे स्ट्रेस कम होगा, मूड अच्छा होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, रिफ्रेश हो जाएंगे। पर ये सब तब है जब हमारा रेस्ट 30 मिनट के अंदर अंदर हो, जिसे पावर नैप बोलते हैं। पर हम सोचते तो हैं इतना सा रेस्ट करेंगे, पर जब उठते हैं तो लगता है पुनर्जन्म हो चुका है। भाई पता ही नहीं चलता 4-5 घंटे कहाँ चले गए। अगर तुम दिन में 30 मिनट से ज्यादा सो रहे हो तो तुम गहरी नींद में चले जाओगे और फिर होगा ये कि वो नींद तो पूरी होगी नहीं, तुम 3-4 घंटे में ही उठ जाओगे। अब क्योंकि वो गहरी नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से तुम्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, चक्कर आना चालू हो जाएंगे। पूरे टाइम लेजी फील करोगे, रात में नींद नहीं आएगी। और अगर तुम ये चीज काफी लंबे समय तक करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा हार्ट कमजोर होता जाएगा। क्या तुमने सोचा कुछ लोग हकलाते क्यों हैं? मतलब बोलते बोलते एक ही शब्द पे अटक क्यों जाते हैं? देखो, इस चीज को स्टैटरिंग और स्टैमरिंग बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे दिमाग में 2 एरिया होते हैं, वर्निकाज एरिया और ब्रोकाज एरिया, और हमारे बोलने के लिए यही 2 एरिया जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो वर्निकाज एरिया है ये बताता है कि किस चीज के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। जैसे मेरे दोस्त के लिए कुत्ता और मेरे भाई के लिए नौकर शब्द एकदम परफेक्ट है। अब जब वर्निकाज एरिया शब्द डिसाइड कर लेता है तो वो सिग्नल भेजता है ब्रोकाज एरिया को, और ब्रोकाज एरिया सिग्नल भेजता है उन सारे मसल्स को जो इस शब्द को बोलने में काम आने वाले हैं। पर कभी कभी किसी वजह से या तो सर पे चोट लग गई हो या ब्रोकाज एरिया में ब्लड फ्लो कम हो गया हो, तब ये ब्रोकाज एरिया बोलने वाली मसल्स को अच्छे से सिग्नल नहीं भेज पाता और इंसान हकलाने लगता है। मतलब वो सोच तो अच्छे से पाते हैं कि उन्हें बोलना क्या है, पर बोल नहीं पाते।